लोग कहते थे मेरी खूबसूरती मेरी ताकत है, लेकिन वही मेरी सबसे बड़ी सजा बन गई। अगर आपकी भी कोई दिलचस्प या डरावनी कहानी है तो आप हमें हमारी मेल आईडी पर भेज सकते हैं। हो सकता है आपकी कहानी हमारी अगली वीडियो का हिस्सा बने। मेरा नाम रुखसार है। लोग मेरी शक्ल देखकर मुझे पहचान लेते थे। खूबसूरती पर तारीफ तो मिली, मगर सहारा कभी नहीं। न पढ़ाई थी, न हुनर, न कोई अपना। इसलिए बहुत कम उम्र में ही दूसरों के घरों की देहरी पर आ खड़ी हुई। सुबह अंधेरे से रात की थकान तक काम करती रहती और फिर टूटे जिस्म के साथ किसी कोने में गिर पड़ती, जैसे जिंदगी ने इस्तेमाल करके छोड़ दिया हो। लेकिन मेहनत के बदले सुकून नहीं मिला। जिस घर में जाती वहां की औरतों की निगाहें मुझ पर जहर बन जाती। उन्हें लगता उनके मर्द मेरी तरफ देखते हैं। सच ये था कि मैंने कभी नजर उठाकर भी नहीं देखा, मगर एक नौकरानी का हसीन होना उन्हें मंजूर नहीं था। एक घर में तो एक औरत ने अपने शौहर से झगड़े के बाद मुझ पर इल्जाम लगा दिया। अगले ही दिन बिना सुने बिना रहम मुझे निकाल दिया गया। कुछ वक्त बाद दूसरे घर में भी वही कहानी दोहराई गई। तब समझ आई मेरी शक्ल ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। दिल अंदर से टूट चुका था। न काम टिकता था, न इज्जत। लगने लगा था कि इस शहर में चाहे जितनी कोशिश कर लूं, कोई न कोई मुझे फिर बेइज्जत करके बाहर निकाल देगा। आखिरकार मैंने शहर छोड़ने का फैसला किया। सोचा गांव चली जाती हूं, शायद वहां जिंदगी थोड़ी कम बेरहम हो। गांव पहुंची तो मालूम पड़ा कि यहां नौकर रखने का रिवाज ही नहीं। फिर भी उम्मीद का बोझ उठाए मैं गांव के किनारे एक पुराने दरख्त के नीचे बैठ गई। तभी एक उम्रदराज औरत वहां से गुजरी। चेहरे पर झुर्रियां थीं, मगर चाल ढाल बता रही थी कि कभी वो भी बेहद हसीन रही होगी। उसने मुझे देखा और पूछा, अकेली और परेशान क्यों बैठी हो? मैंने अपनी कहानी सुना दी। वो हल्की सी मुस्कुराई, ऐसी मुस्कान जिसमें अजीब सी ठंडक थी, और बोली, हमारे घर में आ जाओ, हमें काम करने वाली चाहिए। मैंने पैसे पूछे तो उसने कहा, रहने की जगह, खाना, कपड़ा सब मिलेगा। मैंने हामी भर दी। जाते जाते उसने कहा, कल आ जाना, गांव की काली पहाड़ी के पीछे हमारा घर है। काली पहाड़ी का नाम सुनते ही मेरे जिस्म में सिहरन दौड़ गई। यही मेरी माँ का गांव था, मगर माँ के बाद मैं यहाँ कभी लौटी नहीं थी। रास्ता पूछने पर एक आदमी मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मैंने मौत का पता पूछ लिया हो। वो चौंक कर बोला, वहां क्यों जाना चाहती हो? वहां तो कोई नहीं रहता। उसकी आवाज में खालिस डर था। मैं घबरा गई, मगर खुद को समझाया कि शायद वो वहम है। मैं चुपचाप काली पहाड़ी की तरफ बढ़ती चली गई। जैसे ही पहाड़ी के पीछे पहुंची, मेरा दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। सामने एक विशाल, खामोश और रहस्यमयी हवेली खड़ी थी। दरख्तों की सायों में छुपी वो इमारत किसी डरावने ख्वाब जैसी लग रही थी, जैसे मुझे बुला नहीं रही बल्कि तौल रही हो। मैंने कांपते हाथों से उसके भारी दरवाजे पर दस्तक दी और सांस रोके इंतजार करने लगी। मुझे यकीन था कि वही बूढ़ी औरत दरवाजा खोलेगी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकल पड़ा, उसकी चमक दमक देखकर मैं एक पल के लिए हैरान रह गई। मुझे लगा जैसे कोई मॉडल सामने खड़ा हो, जैसे हम अक्सर अखबारों या रिसालों में देखते हैं। उसने खुद को इस कदर संवार रखा था कि मेरी नज़रें वहीं अटक गईं। आजकल तो मर्द अपने आप पर इतना ध्यान नहीं देते, चाहे कितने ही जवान क्यों ना हो, मगर ये आदमी कुछ अलग ही लग रहा था। हिम्मत जुटाकर मैंने कहा कि मुझे काम के सिलसिले में आपकी माँ ने बुलाया है। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा चौंका, लेकिन कुछ बोला नहीं। तभी पीछे से वही औरत आ गई जिसने मुझे बुलाया था और बोली, रुखसार तुम आ गई हो? ये सुनकर मैं अंदर ही अंदर हैरान रह गई कि मैंने उसे अपना नाम कब बताया था, मगर दिल को ये कहकर तसल्ली दी कि शायद बताया होगा। उसने मुझे अंदर बुलाया तो घर की भव्यता देखकर मेरी आंखें फैल गईं। मैंने मन ही मन सोचा कि इतना बड़ा घर संभालते संभालते तो मेरी जान निकल जाएगी। उन्होंने मुझे बैठाकर एक अजीब सा शरबत पिलाया, न लाल न पीला, जिसकी खुशबू और जायका इतना अनोखा था कि ज़बान पर मीठी सी लहर दौड़ गई। फिर मालकिन ने कहा कि मुझे सफाई नहीं, सिर्फ खाना पकाना होगा। मैंने फ़ौरन कहा कि मुझे अच्छे अच्छे इंसानों वाले खाने बनाना आता है। ये सुनकर वो हंस पड़ी और बोली कि पिछली नौकरानी ऐसा खाना बनाती थी जिसे कुत्ते भी ना खाएं। मुझे बावर्ची खाना दिखाया गया जो हर सहूलत से भरा था। कुछ देर बाद वो जवान लड़का गोश्त लेकर आया, मगर इतना गोश्त देखकर मैं चौंक गई। ये 2 आदमियों के लिए तो बिल्कुल नहीं था। फिर भी मैंने अपना काम समझकर बड़े बड़े बर्तनों में कढ़ाई भर गोश्त पकाया, 25 रोटियां सेकीं और सलाद भी बनाया। खुशबू फैलने लगी तो लगा ये खाना कम से कम 20 लोगों के लिए है, जबकि घर में सिर्फ माँ बेटा ही थे। शाम होते ही मालकिन ने कहा, खाना टेबल पर लगा दो और पूरा पतीला रख देना। अपने लिए जो खाना था वो मुझे किचन में ही बैठकर खाने को कहा गया। मैंने प्लेट में थोड़ा सा निकाल लिया और बाकी सारा खाना टेबल पर सजा दिया।
फिर लौटकर किचन में बैठ गई। खाने का जायका वाकई लाजवाब था, मगर दिल में एक ही खटक बनी हुई थी कि आखिर ये गोश्त किस चीज़ का है। थोड़ी देर बाद मालकिन आई और बोली, पेट भर के खा लिया? मैंने हाँ कहा और जिज्ञासा में पूछ बैठी कि गोश्त बहुत मज़ेदार है, मगर समझ नहीं आ रहा किस चीज़ का है। वो हल्की सी मुस्कुराई और बोली, कल बताऊंगी। फिर कहा कि बर्तन टेबल से उठा लो। जैसे ही मैं टेबल के पास पहुंची, हैरत के मारे मुंह खुला रह गया। माँ बेटा सारा खाना खत्म कर चुके थे। पूरा पतीला चाट की तरह साफ था, बस बीच में हड्डियां पड़ी थीं। 20 आदमियों का खाना 2 लोगों ने कैसे खा लिया, ये मेरी समझ से बाहर था। मैंने आसपास देखा कि शायद खाना फेंका गया हो, मगर वहां कुछ भी नहीं था। सिर्फ 2 प्लेटें गंदी थीं, यानी सब कुछ उन्हीं दोनों ने खाया था। दिमाग चकरा गया, मगर मैंने खुद को समझाया कि इसका जवाब मुझे नहीं मिलने वाला, इसलिए चुपचाप अपने काम में लग गई। रात को उन्होंने मुझे एक कमरा दिया और बताया कि सुबह के नाश्ते की लिस्ट किचन में रखी है। लिस्ट का मतलब ही था कि खाना फिर बहुत ज़्यादा बनेगा। धीरे धीरे मुझे सबसे ज़्यादा यही बात परेशान करने लगी कि ये माँ बेटा इतना बेहिसाब खाना कैसे खा लेते हैं, जबकि उनके जिस्म पर ज़रा सा भी असर नहीं दिखता। लड़का किसी मॉडल की तरह दुबला पतला और निखरा हुआ। औरत बुढ़ापे की दहलीज पर होते हुए भी कमज़ोर नहीं लगती थी। उनके यहाँ हर रोज़ गोश्त आता और वो कभी किसी आम जानवर का नहीं लगता। कभी कभी जो सब्जियां आती वे भी ऐसी होती जिन्हें मैंने कभी देखा तक नहीं था। एक दिन जब मैंने सब्जी के बारे में पूछा तो मालकिन हंसकर बोली, दुनिया में कितनी किस्म की सब्जियां और फल होते हैं, तुम सब कहाँ जानोगी। और मेरे दिल में एक अनजानी घबराहट उतर गई। इसी बीच मैंने एक और अजीब बात नोटिस की। पूरे घर में कहीं कोई आईना नहीं था, न कमरे में, न बावर्ची खाने में, न बरामदे में। आखिरकार मैंने बाजार से एक छोटा सा शीशा खरीद लिया ताकि कम से कम अपने बाल और चेहरा देख सकूं। अब मैं जब भी फुर्सत पाती कमरे में बैठकर अपना अक्स देख लेती। मगर हैरत की बात यह थी कि दिन भर माँ बेटा कहीं नजर नहीं आते थे। जैसे ही खाने का वक्त होता, अचानक नमूदार होकर कह देते, खाना लगा दो। मैं हैरान रहती कि ये लोग आखिर कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, मगर इस सवाल का जवाब मुझे कभी नहीं मिला। एक दिन सुबह मैं अपने कमरे में खड़ी हाथ में शीशा पकड़े खुद को देख रही थी कि अचानक पीछे से मालकिन आ गई और बोली, रुखसार, नाश्ता नहीं बनाना क्या? मैं घबराकर शीशे की तरफ देखने लगी और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसमें जो अक्स दिख रहा था वो वही औरत थी, लेकिन बूढ़ी नहीं बल्कि इंतहाई जवान, बेहद हसीन, बिल्कुल मेरी उम्र की लड़की जैसी। मैं सन्न रह गई और जब पलटकर सामने देखा तो वही झुर्रियों से भरा चेहरा मौजूद था। मेरी जुबान जैसे तालू से चिपक गई। उसने पूछा, क्या बात है? मैंने किसी तरह कहा, कुछ नहीं। फिर उसने शीशे की ओर इशारा करके पूछा, ये कहां से लाई हो? मैंने कहा, बाल संवारने और मुंह देखने के लिए। वो बोली, अच्छा, इसे अपने कमरे में ही रखना, बाहर मत लेके जाना। मैं डरते डरते हाँ तो कह गई, मगर पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि क्यों। उस दिन के बाद मेरे दिल में एक अनजानी दहशत घर कर गई। आखिर शीशे में वो जवान क्यों दिखती थी और सामने से इतनी बूढ़ी क्यों? ये वहम नहीं था, मैं पूरी होश में थी, फिर भी अकल मानने को तैयार नहीं थी। दिन बीतते गए, मैं उनके लिए बेहिसाब नाश्ते बनाती, कभी ढेलों पराठे, कभी अंडों से भरा पतीला, कभी पूरी हलवा। और हैरानी ये कि इतना खाने के बाद भी उनके जिस्म पर जरा सा असर नहीं होता था। एक और बात जो मुझे लगातार खटकती रही वो ये कि पूरा घर हर वक्त चमकता रहता था, जबकि मेरा काम सिर्फ खाना पकाना था और मैंने कभी किसी और को सफाई करते नहीं देखा। सवाल दिल में उठते रहे, मगर मैं चुप रही। आखिर एक दिन मैंने फिर से शीशा आजमाने का फैसला किया। उसे दुपट्टे में छुपाकर मालकिन के पास पहुंची और चुपके से अक्स देखा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि शीशे में वो बूढ़ी औरत नहीं बल्कि एक नाजुक, दुबली पतली, बेहद खूबसूरत जवान लड़की थी, जिसकी रोशनी देखकर दिल बेकाबू हो उठा। उसी पल मेरे कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। मैंने पलटकर देखा तो वो जवान लड़का खड़ा था। उसकी आंखों में सख्ती थी और मैं समझ गई कि वो सब देख चुका है। घबराकर मैंने शीशा उसकी तरफ बढ़ा दिया, मगर हैरत ये थी कि शीशे में उसका अक्स बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो सामने खड़ा था। उसने मेरा हाथ कस कर पकड़ा और मुझे घसीटते हुए घर के पिछले हिस्से तक ले गया और वहां पहुंचकर उसने गुस्से और हैरानी से भरे लहजे में कहा, तुम ये सब क्या कर रही थीं? उसने सख्त आवाज में पूछा। मैं कांपते हुए बोल पड़ी, ये औरत कौन है? ये इसका असली रूप नहीं है। गांव वाले कहते हैं कि यहाँ कोई घर नहीं, मगर मैंने पूरा मकान देखा है। यहाँ सफाई अपने आप हो जाती है। इतना खाना तुम लोग अकेले खा जाते हो। आखिर तुम लोग हो कौन? मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा था। उसने मेरी बातें सुनी,
कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, अगर तुमने सच जान लिया तो नुकसान में रहोगी, और अगर चुप रही तो फायदे में। मैं तड़प कर बोली, ये कैसी बात है, साफ साफ समझाओ। उसने ठंडे लहजे में कहा, सब वक्त पर पता चलेगा, अभी नहीं, और ये बात किसी को बताई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उस औरत के सामने दोबारा शीशा मत लाना। उसकी आवाज़ में ऐसी सख्ती थी कि मैं खामोश रह गई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। दिमाग में बस यही सवाल घूमता रहा कि ये लोग कौन हैं और इस मकान का राज क्या है। अगले दिनों में मैंने हर चीज़ पर गौर करना शुरू किया तो अजीब बातें सामने आने लगीं। वो औरत अक्सर अकेले बैठकर खुद से बातें करती। पूरा घर हर वक्त चमकता रहता, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने सफाई कर दी हो। एक दिन बहाना बनाकर बाहर निकली और गांव वालों से पूछा तो सबने एक ही बात कही कि वहां कोई मकान है ही नहीं। ये सुनकर मेरी रूह कांप उठी, यानी ये घर बाहर वालों को दिखाई ही नहीं देता। तभी मुझे बचपन में सुनी बातें याद आईं कि जिन्नात बहुत खाते हैं और उनका असली रूप सिर्फ शीशे में दिखता है। मुझे यकीन हो गया कि मैं अनजाने में जिन्नात के घर नौकरी कर रही हूँ और यहाँ से निकलना आसान नहीं होगा। डर के मारे मैं सोचने लगी कि कहीं ये लोग मुझे ही ना पका डालें। इस ख्याल से बदन कांप जाता, दिल जोर जोर से धड़कता। मैं तय कर चुकी थी कि मौका मिलते ही भाग जाऊंगी, लेकिन अगले ही दिन वो बूढ़ी औरत मुस्कुराती हुई मेरे पास आई और बोली, आज अपनी तनख्वाह ले लेना। ये सुनते ही मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा और मैंने फौरन कहा, ठीक है। जैसे ही उसने तनख्वाह की बात कही, मेरे जहन में फिर वही ख्याल कौंधा कि ये सबसे बेहतरीन मौका है, पैसे लेकर यहाँ से निकल जाऊं और कभी पलट कर ना आऊं। लेकिन जब उसने मुझे तनख्वाह दी तो मैं हैरत के समुंदर में डूब गई। पैसे देने से पहले उसने मुझे 10 नए जोड़े कपड़ों के, 5 जोड़े जूतों के, साथ ही जेवरात, मेकअप और औरतों की दूसरी ज़रूरी चीज़ें दे दी। ये सब किसी बड़ी दहेज जैसी लग रही थी। फिर उसने मेरे हाथ में पैसे रखे, 500 रुपये, जबकि तय सिर्फ 100 रुपये हुए थे। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने घबराकर पूछा तो वो बोली, तुम्हारे पास कपड़े जूते नहीं हैं, सर्दियां आने वाली हैं इसीलिए ये सब लिया है, और पैसे ज़्यादा इसलिए क्योंकि तुम्हारा खाना बहुत लजीज होता है। हम तुम्हारे काम से बेहद खुश हैं। ये सब मेरे लिए काबिल यकीन नहीं था। मन में उथल पुथल मच गई। अगर नौकरी छोड़ दूं तो ये सब हाथ से चला जाएगा, और अगर रुक गई तो हर महीने यही सब मिलता रहेगा। उसने साफ कहा कि हर महीने ये सामान मिलेगा, तुम्हें सिर्फ खाना पकाना है, न बर्तन धोने हैं न सफाई करनी है। मुझे जो कमरा दिया गया वो नौकरों जैसा नहीं बल्कि घर के बाकी कमरों जितना आरामदेह था। यहाँ तक पूछा गया कि चाहो तो टीवी भी लगवा दे। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा सुलूक नहीं देखा था, इसीलिए जाने का इरादा डगमगा गया और मैंने तय किया कि रहकर सच जानूंगी। दिल में सवाल और गहरे हो गए। वो लड़का आखिर कौन है और मुझे खामोश क्यों रखना चाहता है? एक दिन मैंने उससे सीधा पूछ लिया। उसने कहा, शाम को बताऊंगा। पूरा दिन दिल घबराता रहा। शाम को वो मुझे पीछे वाले गार्डन में मिला। आंखों में अजीब संजीदगी थी। मैंने कहा, अब तो बता दो। उसने धीमी आवाज में कहा, पहले वादा करो कि डरोगी नहीं। मैंने कांपते हुए वादा किया। तब वो बोला, हाँ डर लगेगा मगर सच कहना होगा। हम इंसान नहीं हैं, हम जिन्नात हैं। एक बड़े जुर्म की सजा के तौर पर हमें इस इलाके में भेजा गया है, और हम माँ बेटा नहीं बल्कि बहन भाई हैं। जो औरत तुम्हें मेरी माँ लगती थी असल में मेरी बड़ी बहन है। और उसने बताया कि उसकी बहन अपनी असली शक्ल छुपाती है, क्योंकि अगर गांव वालों को पता चल गया कि इस सुनसान जगह में इतनी हसीन औरत रहती है तो बातें बनेंगी, लोग इधर आने की कोशिश करेंगे और हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसी वजह से वो खुद को एक बूढ़ी औरत के रूप में रखती है। वो बोला कि ये भी सच है कि हमें इंसानों के हाथ का खाना बेहद पसंद है और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। हम पर इल्ज़ाम लगा कि हमने अपनी खुराक में इंसानों का खाना शामिल कर लिया और इसी जुर्म की सज़ा में हमें इस वीरान इलाके में जला वतन कर दिया गया। लेकिन इंसानों के पकाए खाने की खुशबू से हम आज भी खुद को रोक नहीं पाते, और जब तुम हमें मिली तो हमने तय किया कि यही लड़की हमारे लिए खाना पकाएगी। बदले में तुम्हें हर सहूलत मिलेगी, कपड़े, पैसे, जेवरात, सब कुछ। बस शर्त एक ही है कि हमारा राज राज ही रहेगा। मैं हक्का बक्का रह गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, टांगे कांप रही थी, मगर उसने तसल्ली दी कि डरने की कोई जरूरत नहीं, वे मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसने कहा कि आईना वे बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि वो उनका असली रूप दिखा देता है। वो खुद अपने असली चेहरे में रहता है, मगर उसकी बहन को सूरत बदलनी पड़ती है, वरना सच्चाई पहले ही दिन सामने आ जाती। मैंने कांपती आवाज में पूछा कि जो बेहिसाब खाना मैं पकाती हूँ, क्या वो सब वही दोनों खा जाते हैं? तो वो मुस्कुराकर बोला कि हाँ, यही उनकी फितरत है। उसकी आंखों में मुझे खौफ के साथ साथ एक अजीब सी सच्चाई भी दिखी। मैंने खुद को संभालते हुए वादा किया कि ये बात कभी किसी को नहीं बताऊंगी।
उसने कहा कि अगर मैं अपने वादे पर कायम रही तो ये जगह मेरे लिए कैद खाना नहीं, जन्नत बन जाएगी। मैंने सिर झुका दिया और दिल के तूफान को दबाकर तय कर लिया कि यहीं रहूंगी, क्योंकि इस घर ने मुझे वो सब दिया था जो दुनिया में कहीं नहीं मिला। इज्जत, सहूलत, सुकून और खुशी। वक्त के साथ मैंने सीख लिया कि कभी कभी हकीकत जानकर सब्र करना जिंदगी बदल देता है। वे बेजाहिर जिन्नात थे, मगर मेरे साथ उन्होंने कभी बुरा सलूक नहीं किया। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार उस औरत को उसके असली रूप में देखा था। वो किसी जादुई शहजादी से कम नहीं थी, मगर तब भी मैंने एक लफ्ज नहीं कहा। फिर वक्त गुजरता गया और एक दिन मैंने देखा कि वही जिन जवान लड़का जो खुद को मेरा मालिक कहता था, उसकी शादी हो गई और उसकी बीवी भी इसी घर में रहने लगी। शादी का मंजर भी बड़ा अजीब था। न बैंड बाजा, न शोर शराबा, न गांव वालों को कोई खबर। बस एक दिन अचानक एक और लड़की उस घर में आ गई, बेहद हसीन और जमील, ऐसी कि देखने वाला देखता ही रह जाए। कुछ अरसे बाद मुझे पता चला कि उनके यहाँ बच्चा होने वाला है। ये सुनते ही मेरा दिल दहल गया। दिमाग में हजारों वसवसे घूमने लगे कि न जाने उनका बच्चा कैसा होगा। लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो एक और अजीब वाकया पेश आया। बच्चा दुनिया में आते ही भाग गया। न किसी ने रोका न पकड़ा, सब ऐसे मुतमईन बैठे थे जैसे ये कोई आम सी बात हो। अगर मैं ये मंजर पहले देखती और हकीकत न जानती तो यकीनन मेरा दिमागी तवाजुन बिगड़ जाता। मगर अब मैं खामोशी से सब देखकर हैरान रह गई। दिल में बस यही सोचा कि वाकई हर इंसान हर सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर खुदा ने मुझे सब्र की ताकत दे दी थी। वे लोग मेरे साथ इतने मेहरबान थे कि दिन रात इनाम और करामात की बारिश होती रहती। जो भी मैं मांगती लम्हों में सामने आ जाता। अच्छे कपड़े चाहूं तो अलमारी नए जोड़ों से भरी होती। जेवर की ख्वाहिश करूं तो चमकती चूड़ियां और हार दे दिए जाते। पैसों की जरूरत पड़ती तो नोटों के बंडल रख दिए जाते। कभी कभी लगता मैं कोई ख्वाब देख रही हूं। कभी मैं वही लड़की थी जो लोगों के घरों में नौकरी करती थी। कभी शक की निगाहें, कभी किसी मर्द की बदनीयती, कभी किसी औरत की हसद। मेरी जिंदगी दुखों का घर थी और आज वही जिंदगी जन्नत बन चुकी थी। एक दिन मैंने सोचा अब मेरे पास सब कुछ है, मगर मैं दूसरों के घर में कब तक रहूंगी? क्या मेरा अपना कोई घर नहीं होना चाहिए? मैंने उनसे बात की और कहा कि मैं अपना एक घर बनाना चाहती हूँ, ताकि मेरा भी एक ठिकाना हो जहां सुकून से जी सकूं। उन्होंने कहा, जरूर, तुम अपना घर बना सकती हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर जो हुआ वो मेरी सोच से भी बढ़कर था। मिट्टी, बजरी, ईंटें, सीमेंट, यहाँ तक कि मजदूरों तक का इंतजाम कर दिया गया। मुझे न एक ईंट खरीदनी पड़ी, न किसी मजदूर को अपनी जेब से पैसे देने पड़े। कुछ ही अरसे में मेरा 3 मंजिला घर बनके तैयार हो गया। पूरे गांव का सबसे बड़ा और शानदार घर। लोग देखकर हैरान रह जाते और तरह तरह की बातें करने लगे कि ये लड़की इतनी अमीर कैसे हो गई। मैं बस मुस्कुराकर खामोश रह जाती, क्योंकि मेरा राज राज ही रहना था। उन्होंने कहा कि मेरे लिए खाना पकाना कभी मत छोड़ना, बाकी अपनी जिंदगी जैसे चाहो वैसे जियो। अपने घर में रहो या इधर आओ, हमें कोई ऐतराज नहीं। घर बनने के बाद मेरी जिंदगी में एक और खुशी आई। मुझे एक शख्स से मोहब्बत हो गई और मैंने उससे शादी कर ली। वो एक सीधा साधा शरीफ इंसान था। मैं माँ भी बन गई। मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई। शौहर भी था, बच्चे भी, और सर पे अपनी छत भी। मैंने कभी अपने शौहर को पूरी हकीकत नहीं बताई। शुरू में उसे लगता था कि मैं एक आम सी लड़की हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में भी शक पैदा होने लगा। गांव वाले कभी कुछ कह देते। कोई कहता तुम्हारी बीवी पता नहीं कहाँ नौकरी करती है, कोई कहता वो जगह को सुनसान है, वहाँ कोई घर ही नहीं। आखिर एक दिन उसने मुझसे साफ साफ पूछा, असल हकीकत क्या है? उस दिन मैंने फैसला कर लिया कि अब उसे सब कुछ सच सच बता दूंगी। मैंने हिम्मत जुटाई और उसे सब कुछ सच सच बता दिया। वो सब जो मेरे साथ हुआ था और जिन लोगों के साथ मैंने अपनी जिंदगी गुजारी थी। ये सुनते ही वो हैरान रह गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया, आंखों में खौफ भी था और हैरत भी। मगर कुछ लम्हों बाद वो मुस्कुराया और बोला, तुमने जो फैसला किया वो बिल्कुल दुरुस्त था। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने सुकून की एक लंबी सांस ली। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी और आसान हो गई, क्योंकि अब मेरा राज सिर्फ मेरा नहीं रहा था, मेरा शौहर भी उसमें शरीक हो गया था। वक्त गुजरता गया, जिंदगी में कई मरहले आए, कभी खुशी कभी गम, मगर मैं कभी अकेली नहीं रही, क्योंकि वो लोग हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। मैं उनके पास आती जाती रही, मेरे बच्चे बड़े हुए, मेरे शौहर ने कभी शिकायत नहीं की और हम सब मिलकर एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। अक्सर मैं सोचती थी, अगर उस दिन डरकर भाग गई होती तो आज मेरे पास कुछ भी ना होता, न घर, न शौहर, न बच्चे, न इज्जत।
फिर से लोगों के घरों में नौकरियां करती, जिल्लत सहती, कभी तानों से जूझती, कभी किसी की हवस से खुद को बचाती। मगर आज मेरे पास सब कुछ था और ये सब अल्लाह के करम से था। उसी ने मेरे नसीब बदल दिए, मुझे उन रास्तों पर डाल दिया जिनका मैंने कभी तसव्वुर तक नहीं किया था। गांव वाले हमेशा हैरान रहते कि रुखसार की जिंदगी अचानक कैसे बदल गई। कोई हसद करता, कोई बातें बनाता, मगर मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये सब मुझे उन जिन्नात से जुड़ने की वजह से मिला है। वही जिन्नात जिनसे लोग डरते हैं। मेरे लिए वे मेरे मोहसिन बन गए थे, मेरे राजदार, मेरे मददगार, मेरे हमसफर। एक लिहाज से मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज यही था कि मैं इंसान होकर भी जिन्नात के साथ जिंदगी गुजार रही थी। और इस राज ने मुझे बर्बाद नहीं किया, बल्कि मुझे इज्जत, दौलत, सुकून और मोहब्बत सब कुछ दिया। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूं तो लगता है जैसे ये सब कोई हसीन ख्वाब था, एक ऐसा ख्वाब जो हकीकत बन गया। पहले मैं एक गरीब लड़की थी जिसके पास कुछ नहीं था, जिसे लोग अपने घरों से निकाल देते थे, जिस पर कोई भरोसा नहीं करता था। और आज मैं एक कामयाब औरत हूं, जिसका अपना घर है, अपना शौहर है, अपने बच्चे हैं और जो गांव के सबसे बड़े मकान की मालकिन है। ये सब अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है कि उसने मेरे लिए ऐसे दरवाजे खोले जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अगर मैं ये कहानी किसी को सुनाऊं तो शायद कोई यकीन न करे। दुनिया वालों के लिए ये महज एक कहानी होगी, मगर मेरे लिए ये मेरी जिंदगी की हकीकत है। मैंने जिन्नात के साथ वक्त गुजारा है, उनकी दुनिया देखी है, उनके राज अपने दिल में कैद रखे हैं, और इन्हीं राजों की हिफाजत ने मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है, जहां मैं खुशहाल हूं, मुतमईन हूं और शुक्रगुजार हूं। मुझे आज भी याद है कि मैंने वादा किया था कि ये राज कभी नहीं खोलूंगी, और मैं वो वादा अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगी। यही मेरा फर्ज है, यही मेरी कामयाबी है और यही मेरी खुशनसीबी। ये मेरी जिंदगी की कहानी है, जो गरीबी, जिल्लत और तन्हाई से शुरू हुई थी और इज्जत, खुशहाली और सुकून पर ख़त्म हुई। ये इस बात का सबूत है कि अगर अल्लाह चाहे तो किसी की तकदीर पल भर में बदल सकता है, और दुनिया की सारी ताकतें मिलकर भी उसके फैसले को नहीं बदल सकती। यही मेरी सबसे बड़ी हकीकत है, यही मेरा फ़ख्र और यही मेरी दुआ है कि अल्लाह मुझे हमेशा अपने राज़ों का अमीन बनाए रखे और मुझे हमेशा शुक्रगुजार रखे। उम्मीद है कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल दास्तान क़ल्ब को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।